हेलो स्टूडेंट। पुनरावलोकन के श्रृंखला के अंतर्गत दुर्वा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ तीसरा अर्थात चिट्ठियों में यूरोप इस पाठ का पुनरावलोकन करते हैं। चिट्ठियों में यूरोप इस पाठ के लेखक है सोमदत्त। पाठ की शुरुआत करने से पूर्व मुझे आपसे कुछ कहना है कि आपने कभी अपने माता पिता, अपने भाई बहन, परिवारजन या अपने दोस्तों के लिए कभी कोई चिट्ठी, कोई पत्र लिखा है? हाँ, बिल्कुल लिखा होगा। अगर नहीं तो आपको ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि चिट्ठियाँ हमारे यादों का वो खजाना होता है जिसे हम बार बार निकाल कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उन यादों को दोबारा जी सकते हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी के ज़माने में चिट्ठी लिखने का ये जो दौर है कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहा है। आजकल तो अगर हमें किसी को मैसेज करना है, संदेश पहुंचाना है, तो हमारे पास कई सारे तकनीकी साधन उपलब्ध हैं, परंतु उसमें एक तो शब्द सीमा होती है। आपको कम से कम शब्दों में वो लिखना होता है। अगर आप मेल कर रहे हैं तब भी जितनी ज़रूरी है उतनी ही बात होती है। अगर दोबारा आप उसको पढ़ना चाहें या अपने पास संभाल कर रखना चाहें तो उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं। पर अगर हम चिट्ठी लिखते हैं तो हम उन चिट्ठियों को अपने पास लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। यही वजह है कि हमारे कई महान व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को आज भी हमने संजो कर रखा है। उन चिट्ठियों से हमें उनके व्यक्तित्व का पता तो चलता ही है, साथ ही साथ उन्होंने वो चिट्ठियाँ जिन्हें लिखी हैं उनके साथ उनके संबंध कैसे थे, साथ ही साथ उन्होंने उस चिट्ठी में किस समय का वर्णन किया है, कौन सी बात कही है, ये हम जान सकते हैं। इसलिए चिट्ठियाँ ये हमारे लिए हमारे भूतकाल में घटित घटनाओं का लेखा जोखा होती है। इसलिए हमेशा चिट्ठी लिखने की ये पद्धति, ये परंपरा हमें हमेशा जारी रखनी चाहिए। चिट्ठियों में यूरोप इस पाठ के अंतर्गत सोमदत्त जी के द्वारा लिखी ऐसी ही एक चिट्ठी का अध्ययन हम करेंगे, जिसे उन्होंने अपनी विदेश यात्रा के दौरान अपने बच्चों के लिए लिखा था। और इस चिट्ठी से हमें यूरोप के और नेवी सात शहर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो चिट्ठी एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें कई अन्य जानकारी भी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ चिट्ठियों में यूरोप। सबसे पहले यहाँ तारीख दी है। आप सभी जानते हैं कि पत्र में दिनांक का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पत्र की दिनांक क्या है? 22 मार्च 1989। कहाँ से लिखा गया है ये पत्र? युगोस्लाविया के नेवी सात शहर से। पाठ की शुरुआत हमेशा पत्र की तरह उन्होंने की है। प्रिय नीलू, शेरू, कक्कू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी। इसे हम व्याकरण और पत्र की भाषा में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संबोधन। तुम सबको खूब प्यार, और इसे हम कहेंगे अभिवादन। यानी कि पत्र के प्रारूप के अनुसार इस चिट्ठी की शुरुआत की गई है। और लेखक कहते हैं, आज यहाँ पहुँचे एक हफ्ता हो गया है, अर्थात एक सप्ताह का समय हो गया है। मौसम अच्छा चल रहा है। जिस समय ये चिट्ठी वो लिख रहे थे उस समय वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा था और बसंत आ रहा है। अभी कुछ ही दिनों में वहाँ बसंत ऋतु का आगमन होगा। और जब बसंत आता है तो आप सबको पता है कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है, परंतु बसंत के पूर्व पतझड़ का मौसम होता है, जिसमें पेड़ों के सारे पत्ते पीले पड़ते हुए झड़कर पेड़ ठूंठ बन जाते हैं, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो वहां पर भी यही स्थिति है। सारे पेड़ नंगे खड़े हैं, अर्थात उसमें से न फूल है न पत्तियां हैं। और वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में अपने बच्चों को वह बता रहे हैं और साथ ही साथ यह कोशिश भी कर रहे हैं कि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं ये चिट्ठी पढ़कर तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए वे यहाँ के भारत के कुछ पेड़ पौधों के साथ
उनकी तुलना कर रहे हैं, जिससे बच्चे आसानी से समझ जाए कि वहाँ का पेड़ कैसे दिखता होगा और कैसे है। वह बताते हैं कि एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है, मतलब इस मौसम में भी, पतझड़ के मौसम में भी वह अभी भी हरा भरा है। एक और है जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है। तो एक नई बात पता चली बच्चों को कि नेवी साल शहर में या यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन देशों में नए साल पर घर घर एक नया पौधा लगाया जाता है। और फिर भी फूल आ रहे हैं। पतझड़ का मौसम है परंतु अभी भी कई पौधों को फूल आ रहे हैं। फूल कैसे हैं? एक नीले और बैंगनी रंग के फूल हैं जो अपने यहाँ के सफेद कुमुदिनी जैसे होते हैं। कुछ लाल, कुछ पीले, परंतु खुशबू नहीं होती। हमारे यहाँ तो कई रंग बिरंगे फूल मिलते हैं। गुलाब है और साथ ही साथ गुलाब भी अलग अलग प्रकारों में मिलता है। यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के फूल हैं, किसी में खुशबू है और किसी में खुशबू नहीं है। इस पत्र में सोमदत्त जी लिखते हैं कि नेवी साल का मौसम अच्छा चल रहा है और अब यहाँ पर वसंत आ रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न पड़ता है कि भारत के अलग अलग भागों में भी अलग अलग तरह का मौसम रहता है। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पर तो 3 प्रमुख तरह के ऋतुएं हैं, मौसम है। कभी गर्मी है तो कभी बारिश है तो कभी ठंड का मौसम है। और इस तीनों मौसम में हमारे प्रदेश में अलग अलग तरह का ऋतुएं भी चलती हैं। 6 तरह की ऋतुएं हमारे पास है और उसका अलग अलग प्रभाव भी हर प्रदेश में अलग दिखाई देता है। जैसे हमारे यहाँ पर ठंड जब पड़ती है तो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, परंतु यही मौसम में अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ ठंड में इतनी सर्दी होती है कि बर्फ भी गिरने लगता है। भारत के कई प्रांतों में भी ऐसी ही ठंडी पड़ती है। तो अब हम थोड़ा सा पता करते हैं कि इस समय हमारे प्रदेश में कौन सा मौसम चल रहा है। बिल्कुल सही, इस समय हमारे महाराष्ट्र में बारिश का मौसम शुरू हो गया है, अभी अभी शुरू हुआ है और हमें गर्मियों से अभी अभी छुटकारा मिला है। इस बार बारिश भी अपने समय पर शुरू होने से हम सभी प्रसन्न हैं और सबसे ज्यादा खुश है हमारे किसान। हमने कविता में पढ़ा था ना कि किसानों के लिए बारिश समय पर होना बहुत जरूरी है। और 22 जून से तो आषाढ़ ऋतु का प्रारंभ भी हुआ है। तो जरा मुझे बताइए कि अब आषाढ़ ऋतु में के बाद कौन सी ऋतु का आरंभ होगा? पता कीजिए और मुझे जरूर बताइए। चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अभी मौसम की बात, फूल पौधों की बात तो लेखक ने की। अब लेखक यहाँ पर बात कर रहे हैं विदेशी खान पान की, अर्थात नेवी साल शहर के खान पान की चर्चा वे हमारे साथ कर रहे हैं। लेखक कहते हैं आज इतवार है अर्थात रविवार है, सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। यानी कि ये पत्र उन्होंने खाना खाने के बाद अपने कमरे में आने के बाद लिखने बैठ गए। अब वो यहाँ के खाने की पद्धति के बारे में बता रहे हैं। लेखक कहते हैं आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ। योगर्ट अर्थात दही के समान एक पदार्थ। जैसा आइसक्रीम कप होता है वैसे बड़े कप में यह योगर्ट दिया जाता है। रोज खाने में सूप होता है। अब वहाँ के खाने की पद्धति में सूप उनके खाने का बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। हम यहाँ कभी कभार जब हमारा मन करता है तब हम सूप बनाकर पीते हैं, परंतु वहाँ के खान पान की पद्धति में उनके खाने का एक प्रमुख भाग सूप है। और उसमें सफेद सेम जैसी, अर्थात सेम यारा एक सेंग, हमारे यहाँ भी अलग अलग प्रकार की सेंग मिलती है, जैसी उसमें डाली जाती है। यहाँ की बीन, यहाँ की जो सेंग फली है, यहाँ की जो बीन है वो लंबी और पतली होती है, जैसे हमारे पास बरबटी की सेम होती है। फिर खाने में आइसक्रीम दिया जाता है। यही तीनों कोर्स अर्थात यही तीनों प्रकार का खाना, ये सारी तीनों प्रकार की चीजें सुबह शाम के खाने में होती हैं, मतलब नाश्ते में, दोपहर के खाने में,
रात के डिनर में, ये सारी चीज़ें वही होती हैं। इसे खाते खाते अब लेखक को उकताहट हो रही है, अर्थात बेचैनी हो रही है। वे कहते हैं कि कभी कभी चावल होता है जो स्ट्यू यानी करी के साथ खाने के लिए देते हैं। जैसे करी यानी कोई पतली, जैसे हमारे यहाँ पर दाल या कड़ी होती है, वैसे ही यहाँ पर स्ट्यू यानी करी के साथ चावल खाने के लिए दिया जाता है। एक दिन खरे सेके चिल्ले जैसी, अर्थात अच्छे खासे सेकी हुई करारी जैसी एक मिठाई आई जिसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा था, जो बिल्कुल भारत में मिलने वाली एक खरे सेके चिल्ले जैसी, जिसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा था, ऐसी मिठाई उनके खाने में दी गई। सेवैया पानी में उबली सूप में रहती है। अब सेवैया वहां पर उबले हुए पानी में या सूप में मिलती है, जबकि हमारे यहाँ सेवैयों का अलग अलग उपयोग होता है। हम सेवैया तीखी भी बनाते हैं, मीठी भी बनाते हैं, उसकी खीर भी बनाते हैं और उसका बहुत सारा उपयोग भी होता है। और ब्रेड, सुबह ब्रेड बटर मार्मलेड, एक प्रकार की जेली या जैम या शहद 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक की डब्बियों में उनको खाने में दिया जाता है। देखिए, खाने में बहुत ज्यादा प्रकार वहां पर नहीं दिखाई देते हैं और एक ही प्रकार का खाना, एक ही प्रकार का स्वाद वहां पर है। शायद वो वहां के पद्धति के अनुसार है, परंतु अगर हमारे भारत की बात करें तो भारत तो जाना ही जाता है विविध प्रकार के व्यंजनों के लिए, चटपटे खानों के लिए, स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए और लजीज प्रकार के व्यंजनों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो खान पान की समृद्ध संस्कृति है। बात करते हैं, अभी लेखक ने यहाँ पर खाने पीने की बात कही है, जैसे चावल, सेवैया, मिठाइयाँ यूरोप में अलग अलग ढंग से खाई जाती हैं। क्या भारत में ये चीजें अलग अलग ढंग से या तरीकों से बनाई और खाई जाती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज अलग अलग, एक ही पदार्थ का उपयोग अलग अलग तरीके से अलग अलग पदार्थों में होता है। अगर बात करें चावल की ही, तो चावल का उपयोग हमारे पास अलग अलग खाने में अलग अलग तरीकों के किया जाता है। जैसे चावल को उबालकर हम उसका पुलाव, बिरयानी बनाते हैं, तो कहीं मीठे चावल अर्थात पोंगल जिसे कहते हैं बनाकर खाया जाता है, तो कहीं चावल से इडली, डोसा बनाया जाता है। उसी प्रकार सेवैया दूध में डालकर खीर बनाई जाती है और तरह तरह की मिठाइयाँ, एक नाम यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि कई सारी मिठाइयाँ हमारे भारत में खाई जाती हैं और बनाई भी जाती हैं। पाठ में लेखक ने वहाँ के कुछ खाने पीने के चीज़ों के नाम बताए हैं। योगर्ट है, स्ट्यू है, इसके साथ वहाँ पर खरे सेके चिल्ले जैसी एक मिठाई है। उसी प्रकार भारत में भी या हमारे प्रदेशों में भी अलग अलग प्रकार के पदार्थ या खाने पीने की चीजें मिलती हैं। हर प्रदेश की अपनी अपनी खास प्रसिद्ध चीजें हैं जो वहाँ के प्रांत के नाम से ही जानी जाती हैं। उसी प्रकार अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमारे प्रदेश की पहचान पुरणपोली, आमरस, खीर, भाकरी, बेसन जैसे अनगिनत पदार्थों से होती है, जिन्हें यहाँ पर खाया भी जाता है, बनाया भी जाता है और पसंद भी किया जाता है। साथ ही हमारे प्रदेश में कई अलग अलग प्रदेशों के भी लोग रहते हैं, इसलिए हमारे पास सभी प्रांत की चीजें यहाँ पर मिलती भी है, बनाई भी जाती हैं और महाराष्ट्रियन खाने के साथ साथ हम विभिन्न प्रदेशों के खान पान की चीज़ों को भी बहुत पसंद करते हैं और खाते भी हैं। तो यहाँ आपको मुझे बताना है कि आपको आपके मनपसंद की कौन सी चीज़ बनाने आती है, तो उसका बनाने का तरीका आप मुझे यहाँ पर बताएंगे ताकि मैं भी वो चीज़ सीखूं, बनाना सीखूं। तो आप मुझे बताएंगे ना कि आपका मनपसंद व्यंजन कौन सा है और उसे बनाते कैसे हैं।